हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम गुरु शिष्य परंपरा के तीसरे किरदार अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी काफ़ी एक अहम किरदार रहने वाले हैं सुकरात और प्लेटो की तरह। और ये जो थे ये क्या थे? प्लेटो के शिष्य थे। और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन रहने वाली है हमारी वीडियो से संबंधित आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जो अरस्तु है उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सामान्य परिचय। जो अरस्तु थे वो क्या थे? एक दार्शनिक थे और यूनान के रहने वाले थे और प्लेटो के शिष्य हैं। और सम्राट सिकंदर, जो सिकंदर महान थे, उनके ये गुरु थे। अरस्तु का जन्म कब हो रहा है? 384 ईसा पूर्व में हो रहा है और 322 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? इनकी मृत्यु हो रही है। और वो भी कहाँ हो रही है इनकी मृत्यु? कैलिसस में इनकी मृत्यु हो रही है। जो इनके पिता थे ना, वो क्या थे? मैसेडोनिया के स्टेगिरा नगर में इनका जन्म होता है और मैसेडोनिया के राजा के राजवैद्य थे, यानी उनके डॉक्टर थे। तो यही कारण है कि इनके नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और पॉलिटिक्स के विवेचन में जीव वैज्ञानिक और आयुर्वैज्ञानिक दृष्टांतों का विस्तृत प्रयोग किया गया। यानी इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग विषयों पर कुछ लिखा है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सभी जानकारियों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल के अंदर लिखा है और बहुत अच्छे दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए लिखा है। और इसीलिए देखो, अब ये बोला जाता है कि इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहाँ से आई? तो वो इनके पिताजी से आई, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे? जो मैसेडोनिया के राज दरबार में एक डॉक्टर थे और ये अपने पिताजी के साथ में रहे। तो इन्होंने जो भी बाकी विषय रहे या जो भी सब्जेक्ट रहे उनका कंपैरिजन किया किसके साथ में? जीव विज्ञान के साथ में। और उन्होंने दी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो पार्ट होता है ना, पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फुल, यानी जो होल होता है वो इम्पोर्टेंट है पार्ट से। यानी बॉडी की वैल्यू है, एक अंग की वैल्यू नहीं है। तो ये उनकी ऑर्गेनिक थ्योरी थी। चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्ष की उम्र में एथेंस आकर प्लेटो की अकादमी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया इन्होंने। और प्लेटो ने इन्हें अपनी अकादमी का सर्वोत्तम मस्तिष्क का, यानी इन्होंने एक ब्रिलियंट माइंड माना इनको। और इन्होंने प्लेटो के विचारों की तीव्र आलोचना की और यही एक सबसे पहले आलोचक रहे हैं अपने गुरु के। फिर भी इनके विचारों पर प्लेटो की अमिट छाप मिलती है। तो इनके अमिट छाप कहाँ मिलती है? जो इन्होंने राज्य थ्योरी दी है ना, जो दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्लेटो रहे उनके स्टेट्समैन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अरस्तु पर धार्मिक प्रार्थनाओं और बलिदानों के तिरस्कार का आरोप लगाकर उसके साथ भी सुकरात की कहानी दोहराई जाने का समय निकट था। ये ऐसा नहीं था। एक्चुअली रियल में क्या था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये थे ना अरस्तु, ये क्या थे? ये गुरु थे किसके? सिकंदर महान के। अब जो सिकंदर महान थे ना, उन्होंने क्या किया? जो एथेंस था उस पर अपना कब्जा कर लिया। ओके, तो उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। और तो सिकंदर, तो कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी के देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा? वहाँ के निवासी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यही बात किसके साथ में घटित हुई? ये घटित हुई अरस्तु के साथ में, क्योंकि उनके शिष्य ने, सिकंदर महान ने एथेंस पे कब्जा कर लिया। और इसीलिए क्या हुआ कि जब सिकंदर महान मर जाते हैं, यानी उनके मरने के बाद में जो देश के लोग थे ना, वो इनके अगेंस्ट हो गए। और इसी कारण क्या करना पड़ा? इनको अपना जो देश था वो छोड़ना पड़ा। और इसी वक्त इन्होंने क्या कहा कि मैं, जो मेरे एथेंस वासी हैं, उनको दूसरा दर्शन के विरुद्ध अपराध नहीं करने दूंगा। तो पहला अपराध कब किया? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो उनका मतलब गुरु के गुरु थे, जो सुकरात थे, उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया? मरने के बजाय देश को छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा और उचित समझा। तो इसीलिए ये क्या हुए? देश को छोड़कर चले गए। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 322 ईसा पूर्व कैलिसस में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा जाना किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। और अब हम देखते हैं कि जो अरस्तु और प्लेटो थे, यानी गुरु और शिष्य में क्या समानताएं थी, यानी कुछ ना कुछ तो सिमिलर रहा होगा ना दोनों में। तो हम वो देख लेते हैं क्या था। तो देखिए,
दोनों ने यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता को खतरे की सूचना के रूप में देखा। अब देखो, प्लेटो ने देखा कि राज्य इम्बैलेंस है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। और फिलोसफर किंग क्या कर सकता है? इस जो ये अनस्टेबिलिटी है ना राज्य के अंदर, इसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन वहीं पे इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक, अरस्तु क्या कहता है कि आप एक अच्छा संविधान बनाओ ना, संविधान बनाओ, और वहाँ की जो जनता है वो क्या करे, सब उसका पालन करे, उसके नियम के अकॉर्डिंग चले, तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना ये खत्म हो जाएगी। तो ये किसके विचार थे? ये अरस्तु के विचार थे। देखो अब यहाँ पे क्या है, कितना दिन रात का फर्क है। ये बिल्कुल कल्पनावादी है, कहते फिलोसफर किंग होना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। और यहीं पे इनकी बात देखें तो ये कहता है संविधान बनाओ, तो ये कितने प्रैक्टिकल है, अनुभववादी है, व्यवहारवादी है। तो इसी के कारण ये थोड़े ज़्यादा फेमस हुए और इन्होंने बहुत बड़े लेवल में हर एक विषय के ऊपर अच्छे से लिखा। तो इन्होंने क्या कहा कि सूचना के रूप में देखा तो नैतिक अराजकता का उत्तरदायी माना। यानी कहते हैं कि अगर किसी भी देश में अनस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ की जो मोराल होता है ना, अगर वो डाउन हो जाए तो वो देश के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। आगे, राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। तो यानी ये अराजकतावादी नहीं थे, ये राज्य को क्या मानते थे? जरूरी मानते थे कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य होगा तो तभी तो क्या कर पाएंगे हम, कि राज्य होगा तभी वो एक सद जीवन की सिद्धि कर पाएगा। और इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये एक नेचुरल है, यानी ये अपने आप बनते हैं। आगे क्या है? शासकों और नागरिकों के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो थे उन्होंने बहुत बड़े लेवल में, बहुत ब्रॉड टर्म के अंदर जो एजुकेशन है उसके ऊपर लिखा, और उसी को उन्हीं को फॉलो किया अरस्तु ने। शारीरिक श्रम का भार दासों पर डालने का समर्थन किया। तो देखो, जो प्लेटो है वो सीधा समर्थन नहीं करते हैं जो दास प्रथा का, वो कहीं ना कहीं कटते दिखाई देते हैं। लेकिन जो अरस्तु है वो क्या करते हैं? बिल्कुल सीधा समर्थन करते हैं कि भाई जो दास है ना वो तो नेचुरल है। दास कैसे हैं? नेचुरल है। अगर दास क्या रहेगा, अपने मतलब मालिक के पास में रहेगा ना, तो दास का भला है, क्योंकि जो मालिक है उसके पास में तो अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, और दास उनसे सीखेगा, और सीखेगा तो जो राष्ट्र के वो काम आएगा हमारे पास में। और दास अगर उसके मालिक के पास में रहेगा तो मालिक को क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, और वो टाइम कहाँ यूज करेगा? अपने देश के कार्यों के अंदर वो इस्तेमाल करेगा, राजनीति में हिस्सा लेने के लिए कार्य करेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या माना, जो दास प्रथा है उसको काफ़ी अच्छा माना कि दास प्रथा तो नेचुरल अभी होनी चाहिए। तो इन सभी मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करके अरस्तु ने प्लेटो की तुलना में नई अंतर्दृष्टि का परिचय देकर राज्य परिचय दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या माना कि राज्य प्राकृतिक है, इसे इंसान ने नहीं बनाया, कि ये नेचुरल है, ये अपने आप बनकर तैयार हो गया, इसको किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, कि ये एक नेचुरल एसोसिएशन है। और दोनों के दोनों लोकतंत्र के खिलाफ थे। अब लोकतंत्र के खिलाफ थे, ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्लेटो लोकतंत्र के खिलाफ क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके गुरु थे ना, उसके गुरु थे, उनको मतलब उसने क्या देखा, अपने टाइम में दो प्रकार की सरकार देखी और उन्होंने उसके गुरु को मरवा दिया। तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र था, तो इसलिए वो क्या करते, नफरत करते थे लोकतंत्र से। और ये कहते हैं कि एक राजतंत्र होना चाहिए, कि जो राजतंत्र है वो एक बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद में पूरे भाग को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि इससे अलग हुए भाग को। यानी अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक थ्योरी आ गई ना, कि ये क्या करते हैं, पार्ट्स में बिलीव नहीं करते हैं, पार्ट्स में बिलीव नहीं करते, बल्कि फुल में बिलीव करते हैं, कि जो फुल के बिना पार्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने माना कि पूर्ण पहले है और भाग बाद में है। तो ये हमने क्या देखा, प्लेटो और अरस्तु के बीच में जो भी समानताएं थी उनके बारे में हमने देखा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन विधियां, कि इन्होंने कौन कौन सी विधियां बनाई। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं, जो भी अरस्तु है इनके बारे में। कि अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या लिखा, सब विषयों पे लिखा है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इनको सभी जानकारियों का गुरु माना जाता है। लेकिन अब देखिए, जहाँ पे अरस्तु पढ़े हैं वो तो प्लेटो की एक शिक्षा संस्थान हो गया ना, तो उसका जो नाम था वो था अकादमी। क्या था? अकादमी, यानी अकेडमी। लेकिन अब प्लेटो के बाद में कौन आते हैं? प्लेटो के बाद में अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु ने जो अपना शिक्षण संस्थान बनाया उसका नाम क्या रखा? लाइसियम। क्या नाम रखा उन्होंने?
इसका नाम रखा लाइसियम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में हम अरस्तु की जो कुछ एक बुक्स थी, तो बुक्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, किसके बारे में डिस्कशन करें, बुक्स में, तो इन्होंने बुक्स लिखी है कौन कौन सी, जैसे पॉलिटिक्स होगी, द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इन्होंने लिखा है। तो जो पॉलिटिक्स इनकी बुक्स रहने वाली है, तो पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स का जो विषय है ना वो नगर राज्य रहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो पावर होती है ना, जो सत्ता होती है, वो किसके हाथ में होती है, वो केवल जनता के हाथ में होती है। और इसीलिए इसी बुक के अंदर इन्होंने क्या दिया है, सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत भी दिया जाता है। इसीलिए इनके विचारों के कारण इनको क्या कहा जाता है, लिबरल कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने गुरु की तरह रैशियल विचारों के नहीं थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लिबरल कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। ये सब के सब इन्होंने किस में लिखा है, पॉलिटिक्स के अंदर लिखा है। और जो द कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने 158 देशों की तुलना की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने देशों की तुलना की, 158। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये कितने प्रैक्टिकल रहे होंगे। उसके बाद में इन्होंने एक और लिखा है जिसका नाम है निकोमेनियन एथिक्स। क्या नाम है इसका, चलो हम लिख देते हैं इसको, निकोमेनियन एथिक्स। जो ये लिखा है इसमें क्या है, इन्होंने प्रयोजनवादी जो विचारधारा थी इनकी, प्रयोजनवादी विचारधारा थी, उसका विश्लेषण किया। अब प्रयोजनवादी तो आपको पता होगा, जिसको टेलियोलॉजिकल बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि कुछ भी है ना, वो किसी न किसी उद्देश्य से, कोई भी वस्तु है या प्रत्येक व्यक्ति है, जो मर्जी हो, वो क्या है, उनका कोई ना कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के लिए कोई भी नहीं है। और इसी के लिए इसी में इन्होंने क्या किया है, बुजुर्ग जो है, जो ओल्ड पर्सन है, उनके विचारों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है इसके अंदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनकी जो राजनीति की अध्ययन विधियाँ थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि जो अरस्तु रहने वाले हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इन मतलब एक बहुत बड़े लेवल में इन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी जो नीतियाँ थी उनका इस्तेमाल किया है। अब उनमें कौन सी आ जाती है, जैसे आगमनात्मक विधि है, उसके बाद में तुलनात्मक, ऐतिहासिक, टेलियोलॉजिकल, तो ये सब विधियों का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति। तो यानी जो इनकी अध्ययन पद्धति है वो किस टाइप की रहने वाली है। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है, क्योंकि वह उस समय की अस्थिर शासन प्रणालियों से चिंतित थे। इसीलिए इन्होंने ऐसी शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जो स्थिर रहने के लिए सक्षम हो। तो इसलिए इन्होंने मिश्रित जो संविधान था ना, उसका भी उल्लेख किया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने इसका समर्थन किया कि मिक्स करो, मिलाकर, यानी एक से देश नहीं चलेगा, सारा कुछ मिला लो बीच में। तो इसके लिए इन्होंने 158 नगर राज्यों का विश्लेषण किया। अंत में अरस्तु ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती। यानी इन्होंने कहा कि एक ऐसे राउंड में चलती है, यानी जैसे राजतंत्र है, उसकी एक गुड फॉर्म आएगी, फिर उसकी एक बैड फॉर्म आएगी, फिर आगे गुड फॉर्म आएगी, फिर बैड फॉर्म आएगी, फिर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बैड फॉर्म है, तो इस प्रकार से आती है। और उसके बाद में दोबारा से क्या आता है, राजतंत्र आ जाता है। तो स्थिर शासन प्रणाली विकसित करने के लिए बहुतंत्र और अभिजात तंत्र को साथ आना होगा, जिसे अरस्तु ने मिश्रित संविधान की संज्ञा दी है। और इसके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग गिने चुने लोग या विशेषज्ञ ही करेंगे, परंतु वे जनसाधारण की सहमति से शासन चलाएंगे। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, लोकतंत्र और जो राजतंत्र उनको मिक्स करने का काम किया। तो जिसके बारे में बता रहा था वो देखिए, जो राजतंत्र है वो क्या माना इन्होंने कि एक गुड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जो है वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, एब्सोल्यूट मोनार्क, तो इन्होंने इसको अच्छा माना। लेकिन जब इसकी बैड फॉर्म होती है वो कौन होती है, टायरनी। तो जो टायरनी होते हैं वो ऑटोक्रेट बन जाते हैं। तो ऑटोक्रेट बनते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो टायरनी के बाद में जो आती है वो कौन सी आती है, अरिस्टोक्रेसी आती है। तो ये क्या मानी गई, एक गुड फॉर्म मानी गई है। और वेल्दी और हेरिडिटी होती है इसमें। और उसके बाद में जो इसकी बैड फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, ओलिगार्की आती है। और जो सारा अधिकार होता है वो वेल्दी और बिजनेसमैन के हाथ में होता है, और जैसे रशिया।
उसके बाद में रशिया, चाइना, उसका रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक एक अच्छी फॉर्म मानी गई है। इसमें क्या होते हैं, वेल्थ प्लस में मैनी क्रिएटर्स, अ पोलिस डज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी इसमें क्या किया जाता है, समाज कल्याण का कार्य किया जाता है और बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। और जो इसकी बैड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, डेमोक्रेसी होती है। और इसमें क्या होता है, आइलैंड मोब रूल होता है, यानी एक क्या होता है, मोब रूल होता है, किसी एक का इसमें नहीं चलता। और डेमोक्रेसी के बाद में जो दोबारा से आती है वो क्या होती है, राजतंत्र दोबारा से आ जाता है। तो इन्होंने इसलिए बोला कि जो शासन प्रणालियां हैं उनका एक चक्कर होता है और वो इसी चक्कर में क्या करती है, अपना आगे चलती है। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मिश्रित संविधान के बारे में। तो देखिए, जो मिश्रित संविधान है ना, वो क्या है, लॉज के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें मतदाता के अधिकार को एक तरफ सर्वव्यापकता दी गई है, तो वही शासन का अधिकार बुद्धिमान नागरिकों तक सीमित किया गया है कि हर किसी को तो हम अधिकार नहीं दे सकते ना कि भाई आप आइए और हमारे देश को चलाइए, ताकि सर्वोत्तम व्यक्ति ही शासन के संचालन के लिए चुने जा सके। यानी सर्वोत्तम व्यक्ति वो वाले नहीं कि जो फिलोसफर किंग है, वैसा नहीं, एक अच्छा पर्सन। तो इसके लिए अरस्तु ने मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम माना है। यानी जो मध्यम मार्ग है, तो मध्यम मार्ग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहा, गोल्डन मीन। तो ये क्या थे, ये अनुभववादी और व्यवहारवादी थे। ओके, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि यार किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम सिचुएशन अच्छी नहीं होती। यानी आप किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम सिचुएशन ना लीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोल्डन मीन अपनाइए, यानी मध्यमन बेस्ट है, बीच का रास्ता निकालिए। तो इन्होंने मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम माना और इनका मानना है कि स्टेट में मध्यम वर्ग होना चाहिए। अगर जो मिड क्लास है उसके कारण क्या होती है, क्रांति नहीं आती। और मिश्रित सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। तो क्योंकि इस वर्ग का सदस्य है ना तो धनवान होता है और ना ही क्या होता है, ज़्यादा निर्धन होता है, लेकिन अपने विशाल संख्या के बल पर दोनों वर्गों के बीच में क्या कर सकता है, ये संतुलन कायम रख सकता है, क्योंकि इनके निर्णय सामूहिक तथा उत्तम होते हैं। तो इसमें सभी को सरकार चुनने का अधिकार होता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक है। लेकिन जिन लोगों के पास में योग्यता होगी वह ऊंचे राजनीतिक पदों को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार यह अभिजात तंत्रीय भी होगा। तो यानी अरस्तु के राज्य में सार्वजनिक नीति के निर्माण का अधिकार तो समुदाय को होगा, लेकिन उसे कार्यान्वित करने, यानी जो उसको प्रैक्टिकल रूप में लेकर आएगा ना, वो केवल एक स्पेशलिस्ट पर्सन ही लेकर आएगा, यानी विशेषज्ञ ही उसको आगे लेकर आएगा। तो ये हमने पढ़ा मिश्रित संविधान के बारे में। और अब हम देख लेते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी क्या रही है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आगे हम देखते हैं अरस्तु के राज्य का स्वरूप, यानी राज्य का स्वरूप कैसा था। तो अरस्तु की प्रसिद्ध कृति थी पॉलिटिक्स में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया, क्योंकि जो उनका मेन मुद्दा था ना, वो क्या था, राज्य ही था पॉलिटिक्स के अंदर। तो अरस्तु ने माना कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति तो एक ऑर्गन की तरह है, तो और स्टेट क्या फुल बॉडी है, यानी एक व्यक्ति राज्य से अलग होकर नहीं रह सकता, इनका ये मानना था। क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हुई और व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है जिसे राज्य की जरूरत नहीं है, वह पशु है या पशु है जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, मर जाता है, उसके जीवन का कोई मकसद नहीं होता। तो इसीलिए व्यक्ति को यदि राज्य से अलग कर दिया जाए तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट माना है राज्य को व्यक्ति के कंपैरिजन। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, द स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। तो अरस्तु ने राज्य की तुलना किससे किया, बॉडी से की है, और इसीलिए इन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनिक स्टेट की थ्योरी दी है। तो जिस तरह शरीर के सब अंगों का अपना अलग अलग काम होता है, अगर कोई भी किसी के काम में दखल नहीं करता है, और उसी प्रकार राज्य के सभी वर्ग अपना अपना काम करते हैं, इसलिए व्यक्ति से राज्य मिलकर बनता है। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको
पहले बता दिया था। तो अब देखिए हमें राज्य की नीड क्यों है, ठीक है जी, राज्य की नीड क्यों है। और इन्होंने क्या माना था कि जो राज्य है ना वो कैसा है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, नेचुरल है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये क्या एक नैतिक संस्थान है, यानी उनको क्या माना, एक नैतिक संस्था मानी है। किसको, राज्य को। किन्होंने मानी है, अरस्तु ने। और बना कैसे राज्य कि पहले क्या होगा, एक फैमिली बनेगी, ओके, फिर क्या होगा, फैमिली के बाद में ग्राम बनेगा, और ग्राम के बाद में कौन बनेगा, स्टेट बनता है। तो ये इन्होंने एक सीक्वेंस इसके बारे में बताई है। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। इसका कारण है कि संपूर्ण जो है वो क्या है, अंश से पहले है। चलिए राज्य की आवश्यकता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राज्य क्या करता है, नागरिक कल्याण का काम करेगा, यानी मनुष्य की शक्ति का अधिकतम विकास किस में हो सकता है, राज्य की देखरेख में हो सकता है। सर्वोत्तम गुणों का विकास करेगा, तो अभी तो हमने बोला कि ये क्या है, एक नैतिक संस्था है जो सद्गुणी व चरित्रवान बनाएगा, किनको, अपने जो स्टेट के लोग हैं उन्हें। बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा, यानी पशु तब से मनुष्य तब को प्राप्त करता है मनुष्य राज्य में। अवकाशपूर्ण जीवन, यहाँ दासों को उचित माना ताकि उनका स्वामी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सके, और जो लोग राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते हैं और उन्हें क्या, अरस्तु तो देश की नागरिकता देना भी पसंद नहीं करते हैं। और अच्छाई को क्या किया इन्होंने, प्रोत्साहन दिया है, यानी न्याय निष्ठता की स्थापना करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टेट के बारे में थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं कि जो स्टेट है इन्होंने क्या मानी है। इन्होंने मानना है कि भाई एक नेचुरल एसोसिएशन है, सुप्रीम एसोसिएशन है, व्यक्ति से पहले है, स्टेट एक फाइनल फॉर्म है एंड लास्ट भी है, ऑर्गेनिक थ्योरी दी है, और राज्य आत्मनिर्भर है, यानी उनको किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि आलोचना, इनकी आलोचना किन्होंने की है। जो मार्क्स और गांधी थे वो क्या कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अराजकतावादी है। तो वहीं परंपरावादियों ने इसे आवश्यक बुराई माना है कि भी होना तो चाहिए लेकिन नहीं भी होना चाहिए, एक आवश्यक बुराई की भी चलाना पड़ेगा हमें। उसके बाद में राज्य की अवधारणा काल्पनिक व अव्यावहारिक है। राज्य तत्व की उपेक्षा करता है क्योंकि अभी तो देखा कि ये फुल को मानते हैं, यानी ये क्या, ये पार्ट को नहीं मानते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले नहीं है। राज्य द्वारा नैतिकता का विकास अनुचित है क्योंकि अगर राज्य नैतिकता का विकास करेगा तो इंसान क्या करेगा, इंसान के तो अपने कोई विचार ही नहीं रह जाएंगे। राज्य कहेगा भी आपको यहाँ झुकना है, इस मंदिर में जाना है, ये करना है, तो हम तो वही चीज़ करते रह जाएंगे ना। उसके बाद में परिवार प्रथम सामाजिक संगठन नहीं है, तो ये इनकी आलोचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं अरस्तु के जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में। तो न्याय के सिद्धांत के बारे में अरस्तु क्या बोलते हैं, तो जो न्याय है उन्होंने उसको क्या माना है, दो प्रकार में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो सामान्य न्याय होता है और एक क्या होता है, विशेष न्याय होता है। और विशेष न्याय को इन्होंने आगे दो भागों बांटा है, कौन सा, वितरणात्मक न्याय और परिशोधनात्मक न्याय। तो चलिए न्याय के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून को बदला जा सकता है। तो इनका मानना था कि न्याय के लिए प्रचलित प्रथाओं और प्रथागत कानून का सहारा लेना उपयुक्त होगा क्योंकि लिखित कानून को राज्य जब चाहे तब क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसीलिए इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है। सामान्य न्याय, इन अच्छाई के समस्त कार्यों को इसमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जैसे नैतिक और सद्गुणों से संबंधित। और विशेष न्याय, जिसकी योग्यता रखता है वह उसे अवश्य मिलना चाहिए, यानी अगर कोई पर्सन कैपेबल है तो उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो न्याय के कारण ही क्या होता है, मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। अब हम थोड़ा विशेष न्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये दो प्रकार का होता है, आगे वितरणात्मक न्याय और परिशोधनात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में क्या होगा कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के अनुपातिक समानता को देखा जा सकता है, जिसमें वे शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप करने की बात करते हैं। यानी इसमें क्या करता है, जिसमें जितनी योग्यता है उसी के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। संशोधनात्मक न्याय,
तो व्यक्ति के परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना चाहिए, यानी बिगड़े हुए संतुलन को क्या कर सके, फिर से स्थापित किया जा सके। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो इनकी गोल्डन मीन थ्योरी है उसके बारे में देख लेते हैं कि गोल्डन मीन थ्योरी क्या कहती है। तो सर्वनिम्न मध्यमान का सिद्धांत है, इसमें किसी भी अति स्थिति को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने की ये बात कहते हैं। जैसे देखो साहस क्या है, एक मध्यम मार्ग है बीच का। एक तो बिल्कुल ही डरपोक हो जाए तो भी बात नहीं चलेगी, और एक यूँ कह दे ले भाई अभी आ जा हम तो अभी निपटा देंगे, तो भी वो बात नहीं चलेगी। यानी क्या होना चाहिए, एक बीच का रास्ता होना चाहिए। तो ये इनका गोल्डन मीन थ्योरी थी। और अब हम देख लेते हैं नागरिकता की संकल्पना। जो ये थ्योरी थी ये काफ़ी इनकी फेमस भी हुई। तो अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में माना कि किसी देश और राज्य में रहने से ही मनुष्य राज्य का नागरिक नहीं बन जाता। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये ऐसे पर्सन को ही क्या देना चाहते हैं, अपने देश की नागरिकता देना चाहते हैं, यानी उन स्वामी को, दासों के उन स्वामी को जो क्या करेंगे, राजनीतिक क्रियाओं में हिस्सा लेंगे। जो व्यक्ति न्याय के प्रशासन में भाग लेगा, राजनीतिक पद को प्राप्त करने के अधिकार और योग्यता रखता है, और सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार भी रखता है, तो इन व्यक्तियों को अरस्तु क्या करना चाहता है, नागरिकता देना चाहते हैं। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, किन को नागरिकता देना चाहता है, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक पद को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, न्याय में भाग लेते हैं, और सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार भी रखते हैं। तो इन व्यक्तियों को अरस्तु राज्य की नागरिकता देना चाहते हैं। अब देना किन को नहीं चाहते हैं, जैसे दास हो गए, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन अब देखिए इनके गुरु में और इनमें डिफरेंस क्या है, ये महिलाओं को उतना अच्छा दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन इनके गुरु ने क्या कहा, भाई मेरे को फिलोसफर किंग नहीं चाहिए, मेरे को फिलोसफर किंग नहीं चाहिए, अगर मेरे को फिलोसफर क्वीन भी मिल जाती है तो भी मैं काम चला लूँगा, बट फिलोसफर होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करने का अधिकार रखता है पर ये क्या करना चाहते हैं, उसे नागरिकता का अधिकार नहीं देता है, और जिनके माता पिता का जन्म नहीं हुआ उन्हें भी क्या है, इसमें अधिकार नहीं मिलेगा। तो अधिकार किन किन को नहीं मिलेगा, अधिकार इनको नहीं मिलेगा भाई। देखो दास, बच्चे, महिलाओं को मुकदमा तो दायर कर सकते हो, लेकिन हम आपको नागरिकता नहीं देंगे, और जिनके माता पिता हमारे देश में ही पैदा नहीं हुए तो हम उनको नागरिकता क्यों दें। तो इनका ये मानना था। आगे हम देख लेते हैं इनकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, यानी ये एक ऐसे विचारक है जिन्होंने क्या किया है, जो दास प्रथा है ना, दास प्रथा को इन्होंने कहा कि सही है भाई, होनी चाहिए दास प्रथा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना, नेचुरल माना, प्राकृतिक संस्था माना है। तो इसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दासता संबंधी विचार प्रकट किए। तो किस में प्रकट किए हैं, पॉलिटिक्स में प्रकट किए हैं स्लेवरी से संबंधित विचार। इन्होंने दासों और पशुओं को सजीव संपत्ति माना है, वहीं घर, खेत, सोना, चांदी व अन्य भौतिक वस्तुओं को निर्जीव माना है, यानी किन किन को, पशुओं और दासों को सजीव माना, बाकी वो निर्जीव। इनका मानना है कि जिस प्रकार शरीर के किसी अंग का शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार दास का स्वामी से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो दास है वो स्वामी से अपना बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है, क्योंकि जो उसका स्वामी है वो राजनीतिक क्रियाओं में हिस्सा लेगा, वो योग्यता रखता है, और वो कोई भी राजनीतिक पद धारण कर सकता है। तो इनका मत है कि जो राज्य दास प्रथा पर आधारित नहीं होता वह स्वयं दास हो जाता है। तो अरस्तु यूनान के लोगों को विश्व के अन्य लोगों की तुलना में अधिक बौद्धिक स्तर का मानते थे, कि इनका जो इंटेलिजेंसी लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए इनका मत था कि यूनानियों को कभी दास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मानसिक रूप से सबल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, शारीरिक रूप से सबल होते हैं। और जो मानसिक रूप से सबल हैं वो तो निर्णय लेंगे, यानी वो कौन बनेगा, वो तो स्वामी बनेगा। और जो शारीरिक रूप से सबल है वो क्या बनेंगे, उनके दास बन जाएंगे। और दास के बन जाएंगे जो मानसिक रूप से निर्बल है, मानसिक रूप से सबल है, स्वीकार करने की क्षमता होती है, इसीलिए इनके पास में विवेक है, तो वो स्वामी है। तो दासता की उपयोगिता क्या है, दासता को जरूरी क्यों माना। इन्होंने कहा कि दास अगर स्वामी की सहायता करेगा, सेवा करेगा, तो स्वामी के पास में क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा भाई। अब वो टाइम मिलेगा तो टाइम का कहाँ यूज करेगा, तो वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, राज्य जब अधिकार देता है तो अधिकार के साथ साथ हमें कर्तव्य अपने आप आ जाते हैं। तो वो कर्तव्य का निर्वहन तो तभी कर पाएगा ना कि जब उसको अपने काम से फुर्सत मिलेगी। और काम से फुर्सत कब मिलेगी, जब उसका काम उसके दास निपटा देंगे।
तो वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामी के साथ रहने के कारण दास का भी भला होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी को देखेगा, यार ये देख कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो उसी गुणों का उसके अंदर विकास होगा। और विकसित होने के बाद में अगर अच्छे गुण का विकास हो जाएगा तो दास को क्या कर दिया जाएगा? आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर शारीरिक रूप से सबल लोग यदि उत्पादन करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा और इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था का भी फायदा होगा। अब जैसे देखो, एक टीचर है, टीचर को कह रहे चल भाई अपने कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला काम कर ले, तो वो कहाँ से कर लेगा? क्योंकि वो मानसिक रूप से सबल है, ना कि शारीरिक रूप से सबल है। तो जो काम है वो वही करेंगे। तो अब हम इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो इनका संपत्ति का सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अरस्तु और प्लेटो के जो संपत्ति के विचार थे ना, वो थोड़े अलग अलग विचार रहने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इनके संपत्ति का सिद्धांत क्या है। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति को उचित नहीं माना, लेकिन ये तो मानते हैं, कहते भाई एक बंदा है बेचारा, इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से वो पैसे कमा रहा है, संपत्ति बना रहा है, तो गलत क्या है? परंतु उनके शिष्य ने क्या किया? इसका समर्थन किया है। साथ ही वे व्यक्ति के विकास के लिए इसको आवश्यक भी मानते हैं। अब देखो यार, अब देखो मेरे पास में मोटरसाइकिल है, अगर मैं कार खरीदूंगा तो क्या होगा? मेरा विकास होगा, तो मेरे पास में संपत्ति ज़्यादा आएगी और लोग क्या करेंगे? अब भाई ज़्यादा ज़्यादा काम भी करेंगे, यार मेरा क्या करना है? ज़्यादा ज़्यादा विकास करना है। तो इससे व्यक्ति को आत्मसंतोष मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और यह व्यक्ति के सद जीवन और विकास के लिए आवश्यक है। अब देखो सद जीवन के किस लिए होगा? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब जैसे सपोज करो एक पर्सन है ए, अब ए अपने घर में कार ले आया, तो वो एक तरह से उसकी संपत्ति है। अब प्लेटो तो कहता नहीं भाई कार ना लेकर आओ, वो एक राज्य की होनी चाहिए, सारा कुछ राज्य के अंडर में आना चाहिए। लेकिन अरस्तु क्या कहता? नहीं भाई आप कार लाओ। अब वो कार लेकर आएगा, सारे उसको क्या करेंगे? वाह यार तू कार ले आया, वाह कार ले आया। या कोई मकान खरीद लिया, मकान बना लिया, तो उसमें क्या आएगी? लोग उसकी तारीफ करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? समाज में ऐसे काम करेगा। ओके, अब देखो समाज में अच्छे काम होंगे, तो समाज का ऑटोमेटिक भला होगा। उसको देखकर 4 लोग भी ये करेंगे कि हाँ हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो व्यक्तिगत संपत्ति के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास आएगा, सुरक्षा की भावना आएगी। अब देखो एक गरीब बंदा है, एक गरीब इंसान है, जो क्या करता है? अपनी मतलब अगर काम पे जाता है, अगर उसको काम मिल जाएगा तो उसके घर वालों को खाना मिल जाएगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो अब देखो उसके सामने कितनी अनसिक्योरिटी है उसके घर वालों के सामने, कि अगर शाम को कमा के नहीं लाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी के पास में अपनी संपत्ति है तो क्या है? वो सुरक्षा फील करेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 2-3 दिन काम भी नहीं मिलता है तो हमारे घर का राशन चल जाएगा। तो अरस्तु का मानना है कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव पाया जाएगा तो व्यक्ति में क्या होगी? उदारता, दानशीलता और परिश्रम जैसे नैतिक गुणों का भी अभाव पाया जाएगा। क्योंकि देखो एक अमीर आदमी है, अब मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो तभी तो मैं 10 रुपये का दान कर पाऊंगा ना। अब मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है और मेरे को कोई कह दे कि भाई हाँ 10 रुपये का दान करना है, तो मैं दान कहाँ से करूँगा? अब देखो अमीर आदमी है तो वो क्या होगा? उदार होगा, दानशील होगा और परिश्रम जैसे नैतिक गुणों का विकास होगा। तो इनके अनुसार संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो सही है, लेकिन उसका उपभोग क्या होना चाहिए? सामूहिक रूप से हो। यानी अगर आप कमा रहे हैं तो उसका समाज को भी फायदा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उसका समाज का भी मिलना चाहिए। यानी एक वो प्रभाव बोलते हैं कि ऊपर वाला अगर गिलास, जैसे आपने देखा होगा ना कि सपोज करो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एक गिलास बनाते हैं, फिर उसके नीचे गिलास, फिर नीचे गिलास, फिर इस टाइप से गिलास बनते रहते हैं। और अब ये कहता है कि अगर ये बंदा कुछ भी ऊपर डालेगा तो उसका समाज का भला होना चाहिए उसके अंदर। तो इस प्रकार अरस्तु साम्यवाद के आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि साम्यवाद क्या है? कि सबका भला हो। क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति से आर्थिक और नैतिक लाभ मिलेगा तो सामूहिक रूप से क्या आएगी? एक रूपता हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अरस्तु रेवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? तो अब हम देखते हैं कि जो अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचार है और क्रांतियों का निवारण और उपाय किस प्रकार से करते हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा आज की क्रांति की धारणा से अलग है, क्योंकि आज तो आधुनिक समाज आ गया ना। तो आज क्रांति का अर्थ है राज्य में जनता अथवा उसके एक भाग द्वारा
सशस्त्र विद्रोह करके शासन में परिवर्तन लाना। परंतु अरस्तु के अनुसार ऐसा नहीं था। उनके हिसाब से क्या था, संविधान में परिवर्तन कर देना। अभी देखा ना हमने कि संविधान भाई अलग अलग टाइप से चलता था। तो अरस्तु का विचार है कि क्रांति मस्तिष्क में उपजती है, किसी बाह्य कारण से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। तो क्रांतिकारियों का ध्येय समाज में लाभ और सम्मान प्राप्त करना होता है। जब जब किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को तंग और परेशान किया जाता है तो कुछ महत्वाकांक्षी पुरुष समाज में अपना सम्मान व लाभ कमाना चाहते हैं, जैसे सोच गुरु महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है। तभी क्रांति जन्म लेती है और समाज में राज्य क्रांति एक ऐसे महान समस्या है जो दैनिक सामाजिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करती है। राज्य का स्वरूप बदल जाने या सरकार बदल जाने से, सत्ता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाने से अरस्तु क्रांति कहते हैं। यानी इनकी जो क्रांति की अवधारणा है ना, वो बहुत सिस्टमेटिक वे से है। आज के टाइम में जैसी धारणा है वो वाली इनकी धारणा नहीं है। तो इन्होंने बताया कि क्रांति होती क्यों है। तो क्रांति के इन्होंने कारण बताए कि जैसे कुछ राजा होते हैं, वो उनके क्या होता है, वो विशेषाधिकार के पीछे भागते हैं। जो राजा वर्ग है वो भ्रष्टाचार है, लापरवाही उनमें पाई जाती है। शासक वर्ग का अपनी सीमाओं को लांघना, यानी जैसे हम ये बात करें कि जैसे हिटलर थे, अगर वो सही ढंग से काम करते हैं, उनके पास में पावर अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत से यहूदियों का मरवा दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक राजा की जो सीमा थी उसको लांघ दिया और आय और संपत्ति में काफ़ी असमानता पाई जाती है इनके कारण। तो जो मध्यम वर्ग होते हैं या उच्च वर्ग होते हैं वो राजा से क्या करने लग जाते हैं, थोड़ी सी जलन महसूस करने लग जाते हैं और क्रांति के कारण बनता है। क्योंकि जो राजा वो सारा कुछ ऐशो आराम से करता है और उसकी जो जनता है वो बेचारे खाने के लिए नहीं उनके पास में। तो जो राजा वर्ग है किसी एक वर्ग को तवज्जो देने लग जाए, अमीर और गरीब के मध्य क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। विदेशियों का आकर किसी देश में बस जाना, जैसे अंग्रेज आ गए थे हमारे देश में, और शासक वर्ग का बदलाव का अस्वीकार करना, यानी वो क्या नहीं, विश्वास किस में नहीं करते हैं, वो बदलाव में विश्वास नहीं करते। जो प्रथा चलती आ रही है वो उसी में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो चलिए अब हम जैसे कि प्लेटो के बारे में देखा और अरस्तु लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। अरस्तु लोकतंत्र को क्या मानते हैं, भीड़तंत्र मानते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं बहुत से लोग अपना ओलिगार्क, मतलब बहुत से लोग इसमें आते हैं। तो इसमें सत्ता बहुत से गरीबों के पास में होती है। ये वोट लोकप्रिय इच्छाओं पर मांगते हैं, यानी एक डेमोगो पर्सन खड़ा हो जाते हैं और वो पर्सन खड़ा होकर क्या करता है, देख लेता है भी समाज की नवज क्या है और वो उसी नवज और उसी समस्याओं को उठाता है। तो लोग कहेंगे यार ये तो हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं, इसको तो हमारी समस्याएं पता है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है, अब उसके अगला बंदा आएगा, वो से ज़्यादा लोगों को क्या करेगा, प्रलोभन देगा, उससे ज़्यादा आएगा। तो प्रलोभन देगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से उसके सारे प्रलोभन पूरे कर देगा, ठीक है जी। तो जैसे हम अच्छे दिन लाएंगे, ओके, तो इसमें सत्ता पक्ष की तरफ से एक डेमोगो पर्सन को खड़ा करेंगे, प्रसिद्ध कर देंगे और इससे वह व्यक्ति अपने निरंकुशता स्थापित कर लेगा। अरस्तु ने मध्यम वर्ग के शासन को बेहतर माना है लोकतंत्र से। तो मध्यम वर्ग अति के विचार को त्याग कर देता है और दो धाराओं में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। अमीर और गरीब दोनों वर्गों को इन पर विश्वास रहेगा, क्योंकि अमीर वर्ग अहमवादी और गरीब वर्ग क्या होता है, लापरवाह होता है। इसीलिए जो मध्यम वर्ग होता है वो सत्ता को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकता है। तो इसीलिए तो इन्होंने बोला कि स्टेट में मध्यम वर्ग होना चाहिए, अगर मध्यम वर्ग होगा तो क्रांति नहीं आएगी। तो ये हमने आज पढ़ा जो गुरु और शिष्य परंपरा थी, उनके तीसरे किरदार किसके बारे में, अरस्तु के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।